नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है डॉक्टर बेटे की असहाय माँ। मेरी बहू ने मेरे डॉक्टर बेटे से कहा, अपनी गंवार माँ को अपने हॉस्पिटल में रखो या जिस कचरे से उठाकर लाए हो वहीं फेंक कर आओ, वरना मैं खुद को चोट पहुंचाकर थाने पहुंचा जाऊंगी। बेटे ने भी डरकर मुझे कुछ दिन अपने हॉस्पिटल में रखने के बाद गांव छोड़ दिया। लेकिन मेरे वहां पहुंचने के बाद बेटे बहू के पास आया एक ऐसा फोन कॉल जिसने बेटे बहू के पैरों तले से जमीन खींच ली। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी राजेश्वरी जी कभी बाईं करवट लेती तो कभी दाईं। दिन भर इतने लोगों के बीच रहने के बावजूद उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा था। उनसे बात करने वाला कोई नहीं था और उन्हें यह समय काटना मुश्किल लग रहा था। जब भी उन्हें ऐसा असहज महसूस होता तो वह उठकर पास रखी तुलसी की माला जपना शुरू कर देती थी। माला जपते जपते भी कितनी देर काटती। आधा घंटा जपने के बाद उन्होंने माला वापस रख दी, फिर से बेड पर आकर लेट गई। सोते समय उनके मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था कि बीमार व्यक्ति का अस्पताल जाना और ऐसे वातावरण में रहना उनकी मजबूरी होती है। लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें तो कोई बीमारी नहीं है। फिर भी अपने नसीब के कारण या यूं कहें उनके बेटे बहू के कारण उन्हें यहाँ अस्पताल में रहना पड़ रहा है। दरअसल कुछ समय पहले तक राजेश्वरी जी अपने पति के साथ गांव में रहती थी, लेकिन एक साल पहले उनके पति का हार्ट फेल होने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया था। पति की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह अकेली पड़ गई थी, इसलिए उनका बेटा उन्हें अपने घर शहर ले आया। उनकी बहू रुचिका को अपनी सास के साथ रहने की इच्छा नहीं थी, फिर भी गांव वालों और रिश्तेदारों के दबाव के कारण उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर लाने को तैयार हो गया। राजेश्वरी जी का बेटा अश्विन एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। इस कारण उसे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता था। उसके ससुराल वाले भी बड़े घराने के थे, लेकिन राजेश्वरी जी गांव की एक साधारण महिला थी, इसलिए वह इन सब लोगों से दूर ही रहती थी। राजेश्वरी जी की एक आंख नकली थी, इसलिए उनका पोता और उनकी बहू उन्हें बहुत ताने मारते थे। एक दिन राजेश्वरी जी का पोता उनके पास आया और रूखे स्वर में कहा, दादी, यहाँ सोफे पर मत बैठो, तुम अपने कमरे में जाओ, मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं। इस पर राजेश्वरी जी ने बड़े प्यार से कहा, अरे बेटा, मैं बहुत कम जगह पर बैठी हूँ, तुम्हारे दोस्तों के लिए बैठने को बहुत जगह है। वह बोला, नहीं दादी, तुम उनके सामने बैठना ही नहीं। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, वे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा अपमान करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी दादी गांव की गंवार है। पोते के चिल्लाने पर अंदर से बहू रुचिका की आवाज आई, क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रहे हो? माँ देखो ना, दादी हमेशा यहीं सामने सोफे पर बैठी रहती है। मेरे दोस्त आने वाले हैं और दादी अपने कमरे में भी नहीं जा रही है, यहीं बैठी हैं। इस पर राजेश्वरी जी की बहू ने उनसे कहा, माँ आप अपने कमरे में क्यों नहीं जाती? बेवजह हमारी इज्जत उतारने में क्यों तुली रहती हो हमेशा? जरा हमारे मान सम्मान का भी तो विचार कीजिए। बेचारी राजेश्वरी जी कुछ न बोलकर सीधे अपने कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। सच कहूं तो उन्हें अपने कमरे में अकेलापन महसूस होता था। कितनी देर तक दीवारों को ताक कर समय काटती, इसलिए वह बाहर सोफे पर आकर बैठ जाती थी। वहां बैठकर कम से कम बच्चों के चेहरे तो देखने को मिल जाते थे। उनका मन बहल जाता था, पर पोते और बहू को उनका बाहर बैठना पसंद नहीं था। दूसरी ओर राजेश्वरी जी के बेटे अश्विन को अपनी पत्नी और बेटे का यह व्यवहार पसंद नहीं था, लेकिन अपनी माँ का अपमान होते देख कर भी वह चुप रहता था, क्योंकि अगर वह कुछ कहता तो उसकी पत्नी और बेटा उसका विरोध करते और रुचिका कहती, अगर तुमने अपनी माँ की साइड ली तो मैं थाने में जाकर तुम्हारे और तुम्हारी माँ के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाकर रिपोर्ट लिखवा दूंगी। कुछ दिन बाद रुचिका ने अपने पति से कहा, सुनिए, परसों मेरी सहेलियां घर पर पार्टी के लिए आने वाली हैं। वे सब कितनी उच्च वर्ग की और अच्छे बड़े घरानों से हैं, यह आपको भी अच्छे से पता है। लेकिन आपकी माँ हमेशा यहीं सामने बैठी रहती है और वह मेरी सहेलियों के साथ अपनी उस गंवार गांव की भाषा में बात करने लगती है। मुझे बहुत शर्म आती है।
और अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी माँ को आप जिस कचरे से लाए थे ना गांव में, वहीं ले जाकर वापस छोड़ आइए। पत्नी की बात सुनकर अश्विन बोला, रुचिका तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इस उम्र में मैं अगर माँ को वापस छोड़ आया तो सब रिश्तेदार और गांव वाले मुझे क्या कहेंगे? यह सब गलत है। उनके सामने मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी अपनी माँ को ठीक से संभाल नहीं सकता, उनकी देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन रुचिका अपनी बात पर अड़ी रही। उसने अपने पति को स्पष्ट शब्दों में कह दिया, या तो अपनी माँ को गांव ले जाकर छोड़ आइए या फिर उन्हें वृद्धाश्रम ले जाकर छोड़ दीजिए। लेकिन अब मैं उन्हें अपने घर में रहने नहीं दूंगी, वरना तुम्हें तो पता ही है मैं क्या कर सकती हूँ। यह सुनकर बेचारा अश्विन चिंतित हो गया। वह सोचने लगा, उसे अपनी माँ को भी नहीं छोड़ना था और दूसरी ओर उसकी पत्नी भी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वह सोच ही रहा था कि अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। डॉक्टर बेटे ने इस समस्या पर एक नया उपाय खोज निकाला, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगले दिन उसने अपनी माँ को उनके सामान सहित अपने ही हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। राजेश्वरी जी अपने बेटे के हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड में पहुंच गई, या यूं कहें कि उन्हें पहुंचा दिया गया, क्योंकि वह भी उनके बेटे और बहू के लिए एक सामान की तरह थी। उनके सुख दुख से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बीच बीच में वार्ड बॉय आकर उन्हें खाना दे जाता था और समय पर सारी चीजें दे जाता था, इसलिए वह कुछ देर उसके साथ बातचीत कर लेती थी। मरीजों के लिए बनाया गया खाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह चुपचाप वह खाना खा लेती थी। कुछ दिन बीतने पर हॉस्पिटल में सभी प्राइवेट वार्ड डेंगू की बीमारी के कारण भरने लगे, लेकिन फिर भी नए मरीज आते ही रहे। इसकी कीमत राजेश्वरी जी को भी चुकानी पड़ी। प्रतिदिन 7,000 रुपए का प्राइवेट वार्ड माँ के प्यार पर भारी पड़ने लगा और डॉक्टर बेटे ने माँ का बेड जनरल वार्ड में शिफ्ट करवा दिया। राजेश्वरी जी के चारों ओर मरीज ही मरीज दिख रहे थे। मरीजों के बीच रहकर अब वह खुद को भी बीमार समझने लगी थी। लेकिन समय के साथ जनरल वार्ड भी डेंगू के मरीजों से भरने लगा। तब राजेश्वरी जी को हॉस्पिटल के हॉल में बिठा दिया गया। हॉल में बैठे बैठे अब उन्हें खुद पर गुस्सा आने लगा। आंखों से आंसुओं का सैलाब आने वाला था, लेकिन नजरें गौशाला की गाड़ी में रखी रोटियों पर टिकी थी। जब सब औरतें गाड़ी में रोटियां डालकर चली गई, तब भूख से व्याकुल राजेश्वरी जी गाड़ी की तरफ चल पड़ी। इधर उधर देखा तो पास कोई नहीं था। उन्होंने झट से गाड़ी में हाथ डाला और जितनी भी रोटियां हाथ में आई, उन्हें साड़ी के पल्लू में छुपाकर वह जल्दी से घर वापस आ गई। एक गहरी सांस लेकर वह अपने पलंग पर बैठी। फिर वह अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से रोटियां बाहर निकाली। रोटियां बाहर निकालते समय उन्हें अपने डॉक्टर बेटे की तरक्की दिखाई देने लगी। फिर वह सोचने लगी कि आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं चाहा। फिर भगवान ने मुझे ऐसी सजा क्यों दी कि मुझे गाय की रोटी चोरी करके खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद उन्हें कुत्ता भी उनके पास आकर भौंकता हुआ सुनाई दिया। उसी समय उन्होंने बिना किसी शर्म के दूसरों के घर बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। साथ ही लोगों के घर पोछा लगाना और झाड़ू लगाना जैसे काम भी करने लगी। उन्हें अच्छा जीवन मिले, इसलिए उन्होंने रात दिन काम करना शुरू कर दिया। उनका बेटा अश्विन शुरुआत से ही पढ़ाई में होशियार था, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिलने लगी थी। अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर और माँ बाप की मेहनत के सहारे उसने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की। पुरानी यादों में खोई हुई राजेश्वरी जी सोचने लगी कि इस डॉक्टर बेटे के लिए मैंने जिंदगी भर कष्ट झेला। एक बार भी वह माँ कहकर पुकारता तो उनके मन में ममता की लहर दौड़ जाती थी। उसे दुनिया का हर सुख दे सकूं, इसके लिए उन्होंने हमेशा कोशिश की। लेकिन आज वही बेटा डॉक्टर बनने के बाद अपनी बूढ़ी माँ को बोझ समझने लगा। राजेश्वरी जी मन ही मन बहुत दुखी थी। यादें उनके मन में आ रही थी। उनकी सहन शक्ति लगभग अब खत्म हो चुकी थी। वह तुरंत उठी और अपने बेटे के पास गई और उसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। तुम मुझे गांव लेकर जाओ और छोड़ दो वहां पर, नहीं तो मैं खुद गांव चली जाऊंगी। माँ के हॉस्पिटल में रहने से अश्विन भी परेशान हो चुका था।
क्योंकि अस्पताल के कर्मचारी भी इस बारे में तरह तरह की बातें शांत आवाज में कर रहे थे। आज जब माँ ने खुद कहा, तो अश्विन माँ को गांव छोड़ने के लिए तुरंत तैयार हो गया। अगले दिन रविवार था। माँ को गांव छोड़ने की सारी तैयारी करके अश्विन उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर गांव की तरफ निकल पड़ा। राजेश्वरी देवी और उनके डॉक्टर बेटे का गांव में जोरदार स्वागत किया गया। 6 महीने से बंद पुराने घर की साफ सफाई का काम पड़ोसियों ने किया। सामने के घर में रजनी काकी को उनके आने की खबर मिलते ही वह 2 गिलास चाय के साथ नाश्ता भी ले आई। राजेश्वरी देवी के पास वापस आने का कारण सभी को जानना था कि वह शहर से वापस गांव क्यों आई। अश्विन ने अपनापन दिखाते हुए कहा कि माँ को गांव के सब लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह थोड़ी उदास रहती थी। 2-4 महीने गांव में रहेंगी तो हवा पानी बदल जाएगा। ऐसा सोचकर मैं माँ को यहाँ ले आया हूँ। ऐसा बोलकर अश्विन ने असली बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन रजनी काकी को उस क्षण असली बात समझ आ गई थी और वह बोली, तुम्हारी गरीब माँ ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत दुख में गुजारी है, इसलिए माँ को कभी भूलना नहीं, उन्हें कभी दुखी मत करना, उन्हें तकलीफ मत देना। अश्विन बोला, यह आप क्या बोल रही हैं काकी? माँ को कैसे भूल सकता हूँ मैं? आखिर इस दुनिया में दूसरा मेरा कौन है? मैं अपनी माँ की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आते जाते रहने का आश्वासन देकर उसने 10,000 रुपये अपनी माँ के हाथ में रख दिए और माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि यह 10,000 रुपये तुम्हारे खर्चे और तुम्हारी दवाइयों के लिए काफी होंगे। मैं हर महीने तुमसे मिलने आऊंगा, तब तुम्हें खर्चे के पैसे दे दूंगा। इतना कहकर डॉक्टर बेटा वापस शहर के लिए निकल गया। बूढ़ी माँ राजेश्वरी देवी गांव में एक बार फिर अकेली पड़ गई। उन्होंने पड़ोसियों से कुछ घरेलू सामान मंगवाया, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि बहुत कोशिश करने के बाद भी सब्जी और दूध के लिए सिर्फ 2,000 रुपये बचे। सब कुछ करके सिर्फ 2,000 रुपये बचे। फिर वह सोचने लगी कि रोज दाल चावल खाने की जरूरत नहीं है। नमक और मिर्च लगाकर दी गई रोटी चाय के साथ आसानी से खाई जा सकती है। कम से कम मैं यहाँ रहकर सम्मान से तो जीऊंगी और अगले महीने मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा और खर्चे के पैसे देकर जाएगा। अगले ही महीने की 1 तारीख आते ही डॉक्टर बेटे ने 5,000 रुपये का मनी ऑर्डर माँ को भेज दिया। अपने बेटे का इंतजार कर रही राजेश्वरी जी को अपने बेटे द्वारा भेजा गया मनी ऑर्डर देखते ही समझ आ गया कि उनका बेटा अब उनसे मिलने नहीं आएगा। शायद वह अपने काम में व्यस्त होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने खुद को सांत्वना दी। 3 महीने तक उनका बेटा मनी ऑर्डर से पैसे भेजता रहा और राजेश्वरी देवी को कोई दिक्कत नहीं आई। वह समय समय पर पैसे भेज रहा था। वह किसी तरह अपने घर का खर्चा चला रही थी। लेकिन चौथे महीने बेटे ने मनी ऑर्डर नहीं भेजा। बेचारी राजेश्वरी जी जैसे तैसे अपने खाने पीने का खर्चा चला रही थी। महीना खत्म होते होते हालात ऐसी हो गई कि उनके हाथ में एक भी पैसा नहीं बचा। आसपास के दुकानदारों से उधार लेकर वह किसी तरह अपना घर चला रही थी। दूध वाले का उधार हो गया था। आसपास की औरत और राजेश्वरी जी की कुछ बुजुर्ग सहेलियां कभी कभी उनके पास आकर बैठती थी। बड़े डॉक्टर को माँ की अच्छी हंसी के पीछे छिपा दर्द सभी को पता चल गया था। लेकिन राजेश्वरी जी भी अपने चेहरे पर कभी अपना दर्द आने नहीं देती थी। आते जाते दूध वाला पूछता रहता था, माँ, पैसे कब देंगी? और राजेश्वरी जी झूठा हंसकर कहती थी, मेरे पास जल्दी ही पैसे आ जाएंगे। और क्या तू कहीं भागकर जा रहा है या मैं कहीं भागकर जा रही हूँ? ऐसा समझ के तूने अपनी दादी को दूध पिलाया है। लेकिन इन बातों से कितने दिन गुजारे जा सकते थे, इसलिए उन्होंने दूध भी बंद कर दिया। अब वह राशन लेने के लिए दुकान पर भी नहीं जाती थी। घर के सारे अनाज के डिब्बे खाली हो गए थे। खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आटे का डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें थोड़ा आटा निकला, जिससे उन्होंने किसी तरह 2 रोटियां बना ली। जैसे तैसे नमक की 2 रोटियां लेकर वह बैठी, तभी दरवाजे से आवाज आई। एक भूखा भिखारी लाचार आवाज में भीख मांगने लगा और बोला, माँ, एक रोटी दे दो, भगवान तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र देगा और उसकी बहुत तरक्की होगी। अभी रोटी का टुकड़ा तोड़ने ही वाली राजेश्वरी जी भिखारी की ऐसी बात सुनकर रुक गई और सोच में पड़ गई। एक रोटी के बदले मेरे बेटे की लंबी उम्र बहुत सस्ती है, ऐसा उन्हें लगा। उन्होंने तुरंत एक रोटी उठाकर भिखारी को दे दी और बची हुई एक रोटी खाने के लिए शुरुआत करने ही वाली थी कि तभी एक कुत्ता आकर उनके सामने बैठ गया और बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ देखने लगा।
राजेश्वरी जी ने बची हुई एक रोटी में से आधी रोटी कुत्ते के सामने डाल दी और आधी रोटी पानी के साथ खाकर अपना पेट भर लिया और संतोष मान लिया। लेकिन अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एक पल सोचा कि पड़ोस के दुकानदार के सामान उधार लेकर किसी तरह स्थिति को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरे पल सोचा कि 1 या 2 दिन दुकानदार सामान उधार दे देगा, लेकिन बाद में वह भी पैसे मांगेगा और पिछले पैसे भी देने बाकी हैं अभी। बेचारी राजेश्वरी जी अपने पलंग पर खाली पेट पड़ी भूख की पीड़ा सहन कर रही थी। किसी के घर बर्तन धोने का काम हाथ में ले या किसी के घर झाड़ू लगाए, ऐसा विचार कई बार उनके मन में आया, क्योंकि उनसे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। लेकिन एक बड़े डॉक्टर की मां होने की मर्यादा उनके आड़े आ रही थी। ऐसा सोचकर वह पानी पीकर भूख मिटाने की कोशिश करती थी और शांत बैठ जाती थी। रात होती तो खाली पेट सो जाती थी, लेकिन उन्हें आज भी उम्मीद थी कि उनका बेटा पैसे जरूर भेजेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठी तो उनके पेट में दर्द हो रहा था। उनकी भूख भी बढ़ गई थी। अब धीरज रखना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। राजेश्वरी जी खाली पेट बार बार मनी ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। बाहर से वह अपनी गली की तरफ देखती रहती थी। फिर काफी देर तक रास्ता सूना दिखने लगा तो वह वापस आई और खाट पर बैठ गई। तभी बाहर से कुछ आवाज आई, इसलिए वह बाहर भागी। देखा तो गायों के लिए खाने का सामान इकट्ठा करने वाली गाड़ी आई थी। गली की सभी औरतें अपने घर की बची हुई सूखी रोटियां गाड़ी में लाकर डाल रही थी। बेचारी राजेश्वरी जी अपने घर के बाहर गेट के पास घुटनों के बल बैठ गई। एक क्षण गाड़ी में डाली गई रोटियों को देखती थी तो दूसरे क्षण गली में आने वाले पोस्टमैन का टकटकी लगाकर इंतजार कर रही थी। आंखों से आंसुओं का सैलाब आने वाला था, लेकिन नजरें गौशाला की गाड़ी में रखी रोटियों पर टिकी थी। जब सब औरतें गाड़ी में रोटियां डालकर चली गई, तब भूख से व्याकुल राजेश्वरी जी गाड़ी की तरफ चल पड़ी। उन्होंने इधर उधर देखा तो पास कोई नहीं था। उन्होंने झट से गाड़ी में हाथ डाला और जितनी भी रोटियां हाथ में आई उन्हें साड़ी के पल्लू में छुपाकर वह जल्दी से घर वापस आ गई। एक गहरी सांस लेकर वह अपने पलंग पर बैठी। फिर वह अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से रोटियां बाहर निकाली। रोटियां बाहर निकालते समय उन्हें अपने डॉक्टर बेटे की तरक्की दिखाई देने लगी। फिर वह सोचने लगी कि आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं चाहा। फिर भगवान ने मुझे ऐसी सजा क्यों दी कि मुझे गाय की रोटी चोरी करके खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद कुत्ता भी उनके पास आकर बैठ गया और रोटी के लिए पूंछ हिलाने लगा। उन्होंने कुत्ते को भी एक रोटी दी, लेकिन गाय के हिस्से की रोटी उन्हें खानी अच्छी नहीं लग रही थी। पर पेट की भूख उन्हें जीने नहीं दे रही थी। इसलिए अपने स्वाभिमान की अनदेखी करते हुए उन्होंने सूखी रोटियां चबाकर खा ली और पानी पी लिया। शाम को पड़ोसन राजेश्वरी जी के पास आकर बैठी। उन्हें उदास देखकर उसने पूछा, आपका बेटा तो कह रहा था कि थोड़े दिनों में अगले महीने वापस मिलने आएगा, पर वह ऐसे गया कि फिर कभी मिलने ही नहीं आया। उसी समय राजेश्वरी जी के चेहरे पर दुख और निराशा के भाव उभर आए। तब उनकी पड़ोसन बोली, मैं समझती हूँ राजेश्वरी, अगर अपनी ही औलादें ऐसी ही हो तो किसी और को क्या बोलेंगे। कहने के लिए तुम्हारा बेटा डॉक्टर है, पर वह तुम्हें 2 वक्त का खाना भी भरपेट नहीं दे सकता, तो ऐसे बेटे का क्या फायदा। तब पड़ोसन का कहना न मानते हुए राजेश्वरी जी बोली, नहीं, मेरा बेटा वैसा नहीं है। वह मेरी बहुत परवाह करता है। कोई मजबूरी जरूर होगी उसकी, नहीं तो माँ को ऐसे भूल जाना उसे संभव नहीं है। तब पड़ोसन बोली, तुम्हारा बेटा इतना अनमोल था तो वह तुम्हें अपने साथ अपने घर क्यों नहीं रख सका। एक बूढ़ी माँ उसे इतनी भारी पड़ गई थी कि वह उसे उसके बुढ़ापे में असहाय और अकेला छोड़कर चला गया। पड़ोसन की बातों से राजेश्वरी जी का दिल दहल गया। वह सोचने लगी, उन्हें बहुत बुरा लगा। गांव के सब बच्चे, चाहे वे पढ़े लिखे हो या अनपढ़, नौकरी करते हो या मजदूरी, लेकिन उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखा है। मेरे डॉक्टर बेटे से तो अनपढ़ बच्चे बेहतर हैं। सुख दुख में पूरा परिवार तो एक साथ है। फिर वह सोचने लगी कि शायद मेरी ही किस्मत खराब है। फिर बैठे बैठे उनके मन में एक विचार आया कि अब कितने दिन मैं अपनी डॉक्टर बेटे के नाम पर पैरों में बेड़ियां डालकर बैठी रहूंगी। ऐसा तो नहीं चलेगा। मेरा जीवन किसी के भेजे हुए पैसों पर निर्भर नहीं है। फिलहाल मेरे हाथ पैर चल सकते हैं। फिर मैं इतनी असहाय कैसे हो गई कि मुझे भूखा रहना पड़ा। ऐसा सोचकर राजेश्वरी जी पूरे आत्मविश्वास के साथ उठी और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उन्होंने अपनी पुरानी पेटी की तरफ देखा। पेटी पर बहुत धूल थी। धूल पोंछकर उन्होंने पेटी का ताला खोला।
पेटी के ऊपरी हिस्से में सुनहरी मणियों वाली चमकती हुई सुंदर लाल साड़ी उन्हें दिखी। राजेश्वरी जी ने कभी यह साड़ी पहनकर ही अपने घर में प्रवेश किया था। उस साड़ी को चूमते हुए राजेश्वरी जी की आंखों में आंसू आ गए और फिर कुछ सोचकर उन्होंने पेटी से एक एक करके सारा सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। तब पेटी के अंदर एक कोने में छोटा लाल रंग का एक पैकेट उन्हें मिला। उस पैकेट को देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। जब उन्होंने वह पैकेट खोला तो उसमें राजेश्वरी जी का मंगलसूत्र मिला, जो उनके पति ने शादी के समय उनके गले में पहनाया था। राजेश्वरी जी ने उस मंगलसूत्र को देखते ही अपने सीने से कसकर लगा लिया। उन्होंने अपने माँ बाप और ससुराल वालों द्वारा दिए गए छोटे छोटे गहने पहले ही अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बेच दिए थे, लेकिन उन्हें अपने पति की यह निशानी बिल्कुल बेचनी नहीं थी। उन्होंने उसे संभाल कर रखा था। आंखों में आंसू लिए राजेश्वरी जी अपने पति की तस्वीर की ओर देखती रही। देखते हुए वह बोली, जिंदगी में लाखों उतार चढ़ाव आए, फिर भी मैंने यह मंगलसूत्र आज तक कभी नहीं बेचा। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पर मुझे पता है कि आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने आंखों के आंसू पोंछे और पेटी में पड़े दूसरे पैकेट में से चांदी के भी कुछ गहने निकाले। उन्होंने चांदी के गहने और अपना मंगलसूत्र साड़ी के पल्लू में बांधा। उन्होंने तुरंत घर को ताला लगाया और सोने की दुकान पर पहुंची। सोनार को जाकर गहने दिखाए और बड़ी उम्मीद से सोनार से पूछा, भाई, इन गहनों की कीमत क्या दोगे? मंगलसूत्र को बहुत बारीकी से देखकर सोनार बोला, मंगलसूत्र का वजन अच्छा है, लेकिन मैं चांदी के गहनों के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। फिर भी जोड़ घटाव करके उनके पैसे हाथ में 50,000 रुपये रख दिए। पैसे हाथ में आते ही राजेश्वरी जी के मन को सुकून मिला। उन्होंने एक लंबी सांस ली और यह पैसे लेकर घर पहुंची। उन्होंने कुछ किराने का सामान खरीदा। आज बहुत दिनों बाद राजेश्वरी जी ने पेट भरकर खाना खाया था। पेट में खाना जाने के बाद उन्हें दुगनी ऊर्जा मिली। उन्होंने मन ही मन तय किया कि गाय या भैंस खरीदी जाए तो उसका दूध बेचकर अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। गाय पालने का काम राजेश्वरी जी को पहले से ही अच्छे से आता था। उन्हें चारा देने से लेकर दूध निकालने तक के सारे काम अच्छे से आते थे। फिर उन्होंने बिना किसी देर के गांव के मुखिया के पास पहुंची, जो गाय और भैंस की खरीद फरोख्त करते थे, और मुखिया से अच्छी नस्ल की गाय खरीद ली। घर पहुंचकर गाय के लिए जगह बना दी। कुछ देर में मुखिया का नौकर आया और उसने गाय राजेश्वरी जी के घर छोड़ दी और साथ में चारा भी दे दिया। गाय खूब दूध देती थी। उनके घर में रोज 15 लीटर दूध तैयार होने लगा। अपनी जरूरत के मुताबिक दूध निकालकर राजेश्वरी देवी ने बाकी का दूध व्यवसाय करने वाले को बेचना शुरू कर दिया। दूध व्यवसाय करने वालों ने राजेश्वरी जी से बहुत अच्छी कीमत पर दूध खरीदना शुरू कर दिया। अब राजेश्वरी जी भी अच्छा खाना पीना करने लगी थी। उनके शरीर में अच्छी ऊर्जा और शक्ति आ गई थी। उन्होंने बड़े मन से गाय की सेवा की। हाथ में पैसे आते हैं तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब उन्होंने भैंस भी खरीद ली और मदद के लिए एक नौकर भी रख लिया। 65 साल की उम्र में राजेश्वरी जी ने ऐसा साहस दिखाया कि देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी होती तो राजेश्वरी जी उन्हें हर तरह से मदद करती और अच्छी दुआएं भी देती। दूध का खर्चा वह खुद करती थी। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में राजेश्वरी जी की तारीफ होने लगी। गांव के सब लोग उनका आदर सत्कार करने लगे। दूसरी ओर शहर में उनका बेटा अश्विन अपनी माँ को भूल चुका था। एक दिन अश्विन के अमेरिका में रहने वाले चाचा सोमनाथ जी भारत आए और अश्विन के घर पहुंचे। अश्विन और उसकी पत्नी ने उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। बेटा अश्विन, तुम्हारी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है राजेश्वरी जी? सोमनाथ जी ने पूछा। रुचिका सकुचाते हुए बोली कि उन्हें यहाँ रहना पसंद नहीं आया, इसलिए वह वापस गांव चली गई। सोमनाथ जी ने देखा कि अश्विन और उसकी पत्नी रुचिका दोनों की नजरें नीचे झुकी हुई थी। सोमनाथ जी की अनुभवी आंखों को पूरी बात समझने में देर नहीं लगी और वह बोले, ठीक है, कल गांव जाकर तुम्हारी माँ से मिलकर आते हैं। अगले दिन सब लोग गांव पहुंचे और घर के अंदर जाने लगे। तभी पीछे से रजनी काकी की आवाज आई, अरे बेटा अश्विन, तू आज आया? अपनी माँ को गांव में छोड़कर ऐसा कौन से परदेश चला गया था कि जो फिर कभी मिलने ही नहीं आया? यह सुनकर
सोमनाथ जी ने गहरी आंखों से अश्विन की ओर देखा और सब लोग घर के अंदर आ गए। लेकिन घर में आकर उन्हें जो कुछ दिखा वह सिर्फ उनकी कल्पना थी। घर के सामने एक गाय और भैंस बंधी हुई थी। एक नौकर जोर शोर से गाय और भैंस की सेवा कर रहा था। उसे कुछ पूछने से पहले ही राजेश्वरी जी बाल्टी लेकर गाय का दूध निकालने के लिए बाहर आई। उसी वक्त अश्विन माँ के पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। तब सोमनाथ जी बोले, वाह बेटा, तुमने तो माँ बाप का बहुत नाम रोशन किया है। तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारी माँ को ये दिन देखने पड़े, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अश्विन का कोई दोष नहीं था। तो सोमनाथ जी बोले, राजेश्वरी, मुझे सब कुछ पता है। फिर रुचिका की तरफ देखकर वह बोले, क्या बहू, तुम्हें अपनी सास का कुरूप चेहरा पसंद नहीं है ना? इसलिए तुम्हें उनकी किसी से कोई पहचान करवाते हुए शर्म आती है? सोमनाथ जी के यह शब्द सुनकर रुचिका निशब्द हो गई। फिर अश्विन की तरफ देखकर सोमनाथ जी बोले, आज मैं तुम्हें एक राज बताने वाला हूँ। यह सुनकर राजेश्वरी जी उन्हें कुछ न बताने के लिए कहने लगी। तब सोमनाथ जी बोले, नहीं राजेश्वरी, यह बताना जरूरी है। यह राज रखकर कोई फायदा नहीं। अश्विन, जब तुम छोटे थे और बहुत शरारती थे, एक बार तुम खेलते खेलते गर्म तेल की कढ़ाई के पास गिरते गिरते बचे थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए तुरंत तुम्हें अपनी तरफ खींचा, लेकिन इस कोशिश में उनके हाथ से वह कढ़ाई गिर गई और गर्म तेल के छींटे उनकी आंख पर पड़े। तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने अपनी आंखों का बलिदान दिया। यह चोट उसी दिन लगी थी जिसके कारण तुम्हारी माँ की ऐसी हालत हुई। यह सुनकर अश्विन और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पश्चाताप से भरे अश्विन ने माँ के पैरों में लिपटकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। राजेश्वरी जी ने अपनी बेटी को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी बहू और उनका पोता उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और बोले, आज से आप हमारे साथ रहेंगी। आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। राजेश्वरी जी के प्रेम भरे हृदय ने सभी को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने बेटे और बहू के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। अश्विन ने बार बार माँ से साथ चलने की विनती की, लेकिन राजेश्वरी जी बोली, नहीं बेटा, अब तुम्हारे साथ शहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। परमेश्वर की कृपा से मैं अब स्वावलंबी हो गई हूँ और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ सम्मान से जी रही हूँ। माँ से मिलकर बेटा और बहू घर लौटने लगे। तब बेटे ने माँ को कुछ पैसे देने चाहे। पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते ही राजेश्वरी जी को वही सूखी रोटियां दिखाई देने लगी, जिन्हें खाकर उन्होंने अपने असहाय दिन गुजारे थे। और अब उनका हृदय अंदर से कांप उठा। फिर वह भारी मन से बोली, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है बेटा। ये पैसे तुम अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे। बस मेरी एक बात याद रखना, किसी भी व्यक्ति को अपनी सफलता पर अभिमान नहीं करना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, राजेश्वरी जी ने अश्विन और रुचिका के घर न जाकर उन्हें सबक सिखाकर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम हमें लिख दीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।